नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है राहुल मौर्य और आइए आगे बढ़ाते हैं 1000 करंट अफेयर सीरीज के अगले पार्ट को। इस सीरीज के 5 पार्ट पहले आ चुके हैं, यानी कि 50 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। ये इसका 6वां पार्ट है। यदि अभी तक आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन पार्ट्स को भी देख लीजिए। और यदि इस सीरीज की PDF से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के पहले लिंक में जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, यानी 51वां टॉपिक, विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी, मैंने कहा ना, जब बताया था कि आपको कि जब भी कोई कीर्तिमान स्थापित होता है और ये विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है तो इसे पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें पूछा क्या जा सकता है, ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है और इसकी क्षमता कितनी है। तो यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में, और चूँकि तैरती हुई परियोजना है तो किसी न किसी नदी स्रोत में या जल के स्रोत में होगी। तो किस जल के स्रोत में है? नर्मदा नदी पे। किसमें? नर्मदा नदी पे है। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर ये बनाई जा रही है। और कितनी क्षमता है इसकी? 600 मेगावाट। ये विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई फ्लोटिंग परियोजना है अभी तक। और तो आपके लिए जो परीक्षा की दृष्टि से मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन कुछ अन्य बातें भी इसमें देख लेते हैं। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन इस परियोजना को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड के सहयोग से निर्माण किया जा रहा है। इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इस परियोजना से वर्ष 2022-23 तक विद्युत ऊर्जा में मिलने, इससे मतलब 2022-23 तक इससे विद्युत ऊर्जा मिलने लगेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र से में सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कितना एरिया घेर रहा है ये? 2000 हेक्टेयर एरिया ये घेर रहा है। आगे है कि सोलर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरते रहेंगे और बांध का जल स्तर कम या ज़्यादा होने पर यह स्वतः ही ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर पानी का लेवल तेज आएगा तो पानी इनके ऊपर से बहने लगेगा या फिर ये डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये अपने आप, इनको इस तकनीकी से बनाया गया है कि ये अपने आप पानी की जल स्तर बढ़ने या घटने पर ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहेंगे और तेज़ लहरों और बाढ़ का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा पहला टॉपिक। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये योजना अभी नई नहीं है, ये पुरानी योजना है, लेकिन अभी चर्चा में आई है क्योंकि कुछ जिलों को फिर से आकांक्षी जिला घोषित करने और उनकी रैंकिंग घोषित की गई है, जिस वजह से ये चर्चा में आ गई है। तो देख लेते हैं। और UPPCS में और UPSC में भी इसके पहले जो पुरानी योजना है उनके बारे में पूछ लिया जाता है जब वो चर्चा में रहती हैं। तो अभी ये चर्चा में है। तो जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये जनवरी 2018 में, कब? जनवरी 2018 में। ये इंपॉर्टेंट डेट। किसने शुरू की थी? नीति आयोग ने। इंपॉर्टेंट है, किसने शुरू की थी? नीति आयोग ने। इसने शुरू की गई और एक ऐसी पहल है, नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धी संघवाद की संस्कृति को बढ़ावा देकर देश के 117 पिछड़े जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार करना है। अब देख लीजिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसकी शुरुआत कब हुई? 2018 में। दूसरा, किसने शुरुआत की? नीति आयोग ने। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है? जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, यानी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है और बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, तो इसे प्रतिस्पर्धी संघवाद कहते हैं। इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, और कितने जिलों को? 117 पिछड़े जिलों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें कवर की गई हैं। ठीक है, तो आकांक्षी जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश से कितने जिले हैं? 8 जिले। ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले आकांक्षी जिले में शामिल हैं। कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए यदि आप UPPCS का एग्जाम दे रहे हैं। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर,
चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच, ये 8 ज़िले आपको नाम सहित रटे होने चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षी ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसके साथ ही एक आकांक्षी जिला रैंकिंग घोषित की गई है। मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के मुजफ्फरपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। जो आकांक्षी जिले घोषित किए जा रहे हैं उनमें सबसे अच्छा कौन प्रदर्शन कर रहा है, उसके आधार पर जब रैंकिंग जारी की गई तो बिहार के मुजफ्फरपुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि पूर्णिया, बिहार के ही पूर्णिया ने, और मेवात जो हरियाणा का है, दरांग असम का और दामोह मध्य प्रदेश का, ये दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें स्थान पर रहे। एक क्रमशः जो 5 रैंकिंग है इनमें सबसे ऊपर मुजफ्फरपुर, फिर पूर्णिया, फिर मेवात, फिर दरांग और फिर दामोह है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रैंकिंग के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जल संसाधन और वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूल बुनियादी ढांचा की प्रगति को देखा गया। यानी कि जब रैंकिंग बनाई जा रही थी तो कौन कौन सी विशेषताएं देखी गई, तो इन विशेषताओं को देखकर रैंकिंग तैयार की गई है। इसके अलावा आकांक्षी जिलों की रैंकिंग प्रत्येक महीने की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये वार्षिक रूप से नहीं, मासिक रूप से होती है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है लिविंग रूट ब्रिज। शायद आप में से कुछ लोगों ने इस टॉपिक को पहले भी पढ़ा होगा या फिर सुना होगा इसके बारे में, लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। वो जो पेड़ों की शाखाओं या जड़ों से बने हुए पुल होते हैं, हाँ आपने इनके बारे में सुना होगा। मेघालय में, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और लिविंग रूट ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ों के, जीवित पेड़ों की शाखाओं और जड़ों से बने हुए होते हैं। तो अभी क्यों चर्चा में है, हाल ही में यूनेस्को ने मेघालय में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया है। अस्थायी सूची में, स्थायी सूची में नहीं, ठीक है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हो गए हैं, इसलिए चर्चा में है। इससे पूर्व भारत सरकार ने मेघालय स्थित लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की थी। इनके लिए विश्व धरोहर टैग की मांग भारत सरकार ने की थी, तो यूनेस्को ने इन्हें अस्थायी सूची में शामिल किया है। अब देख लेते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें लिविंग रूट ब्रिज, जो ये लिविंग रूट ब्रिज है, ये मेघालय में छोटी धाराओं, छोटी नदियों और नालों पर बने हुए सस्पेंशन ब्रिज होते हैं। सस्पेंशन ब्रिज क्या होते हैं? सस्पेंशन ब्रिज में जो कोई पुल होता है उसमें जगह जगह पर नीचे पिलर नहीं दिए जाते हैं। आपने ज़्यादातर जो पुल देखे होंगे उनके नीचे पिलर दिए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन सस्पेंशन ब्रिज में ऐसा नहीं है। सस्पेंशन ब्रिज में केवल अगल बगल जो एक वो नीचे पिलर दे दिए जाते हैं और बीच में इन्हीं पिलर के सहारे ऊपर उन्हें तार के माध्यम से ऐसे बांधा जाता है, ऐसे। तो ये जो तारें हैं ये बीच के हिस्से को सपोर्ट देती रहती हैं, तो इसे बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। इस सस्पेंशन वायर से इनको सपोर्ट मिलता है, तो इन्हें सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। ठीक ऐसे ही ये लिविंग रूट ब्रिज है, क्योंकि इनमें जो शाखाएं हैं, जो तने हैं, वो इनको मजबूती से पकड़ के रखते हैं इस ब्रिज को, तो ये एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह काम करते हैं। ठीक है, आपने जो नैनी का पुल देखा होगा, ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, इलाहाबाद का नैनी वाला पुल। तो देखते हैं आगे क्या है कि इन पुलों को जीवित पौधों या पेड़ों की जड़ों का उपयोग करके हाथ से बनाया जाता है। समय समय पर इनकी जड़ों को आगे बढ़ाते हुए बांध दिया जाता है और ये उसमें ढल जाते हैं। और इन पुलों को अंजीर के पेड़ों के रबड़ का उपयोग करके बनाया जाता है। लिविंग रूट ब्रिज के बारे में जो अन्य बातें हैं कि इन पुलों को स्थानीय रूप से जिनजियांग जरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनजियांग जरी, यानी कि मेघालय में इन्हें जिनजियांग जरी कहा जाता है और ये अंजीर के पेड़ों के रबड़ का उपयोग करके बनाया जाता है। तो मुख्य बात यही रही कि इसका नाम जिनजियांग जरी है और ये अंजीर के पेड़ों की रबड़ से बनाया जाता है। तो आपने देखा लिविंग रूट ब्रिज क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये अस्थायी रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। देखते हैं अगला टॉपिक है युआन वांग 5। क्या है? युआन वांग 5 कुछ चाइनीज सा नाम है, तो जाहिर सी बात है चीन से संबंधित होगा। तो युआन वांग 5 है क्या? यह एक जहाज है। कैसा? नौसैनिक जहाज है। किसका? चीन का।
और ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये अभी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पाया गया है। कई बार ये वहाँ आता है, यहाँ ठहरता है। अब चूंकि नौसैनिक जहाज है और भारत के आसपास आके खड़ा हो गया है तो चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि कोई भी नौसैनिक जहाज भारत के इतने नज़दीक आके खड़ा हो जाएगा तो विवाद का विषय तो बनेगा ना। तो ये क्यों खड़ा है? क्योंकि भारत और अमेरिका जैसे देश इसे एक स्पाई शिप मानते हैं। स्पाई शिप मतलब जासूसी करने वाला जहाज। तो यानी कि ये चीन का नौसैनिक जहाज इतनी दूर श्रीलंका के पास आके खड़ा होता है भारत की जासूसी करने के लिए। यानी एक ऐसा जहाज जो दूसरे देशों की जासूसी करने के लिए तैनात किया जाता है। लेकिन चीन ऐसा नहीं मानता। चीन कहता है कि ये स्पाई शिप नहीं है, ये एक रिसर्च शिप है, यानी एक नौसैनिक जहाज जिसका काम समुद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। चीन ऐसा कहता है, लेकिन अमेरिका और भारत ऐसा नहीं मानते। तो फिर क्या चर्चा है युआन वांग 5 के बारे में? युआन वांग 5 के बारे में कहा जाता है कि युआन वांग 5 चीन के नवीनतम पीढ़ी के आंतरिक ट्रैकिंग जहाज़ों में से एक है, जिसका उपयोग रॉकेट और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की निगरानी के लिए किया जाता है। यानी कि भारत और जो अमेरिका है ये मानते हैं कि ये स्पाई शिप विशेष रूप से जो अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उनको ट्रैक करता है, और जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, जैसे कि हम अग्नि 5 का भी लॉन्च करने वाले थे, या फिर दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं, उनकी निगरानी के लिए ये लगाया जाता है या स्थापित किया जाता है। तो ये भारत का मानना है। आगे देखते हैं क्या है अगला टॉपिक है। तो आपने जाना कि युआन वांग 5 क्या है। युआन वांग 5 एक स्पाई शिप है चीन का, जो रॉकेट और जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनकी निगरानी करता है। तो देखते हैं अगला टॉपिक है वैट बल्ब इफेक्ट। वैट बल्ब इफेक्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। बड़ा चर्चा में रहा है वैट बल्ब इफेक्ट, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन में ये एक नया वर्ड उभर के सामने आया है। क्योंकि जो नया वर्ड है तो यूपीएससी के लिए खास तौर पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरणीय एक सम्मेलन में ये नया वर्ड निकला है, इसलिए ज़रूरी है। तो क्या है वैट बल्ब इफेक्ट? मार्च 2022 में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की जो 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट है उसके भाग 2 ने दक्षिण एशिया यानी भारत, पाकिस्तान और ये नेपाल, भूटान वाला एरिया, इसमें वेट बल्ब तापमान की प्रवृत्ति पर जोर दिया गया है। ये आईपीसीसी पैनल की रिपोर्ट में ये इस पर जोर दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या है वेट बल्ब इफेक्ट। वेट बल्ब इफेक्ट ऐसा मौसम जिससे गर्मी और उमस दोनों अधिक हो। जिस मौसम में गर्मी और उमस दोनों अधिक हो जाता है उस तापमान को वेट बल्ब इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको वेट बल्ब इफेक्ट? जब मौसम में गर्मी तेजी से खूब बढ़ जाए और उमस भी बढ़ जाए, यानी आर्द्रता भी बढ़ जाए, तो ऐसे इफेक्ट को वेट बल्ब इफेक्ट कहते हैं। यह 31 डिग्री सेल्सियस पर मनुष्य के लिए खतरा बन जाता है। उल्लेखनीय है कि 35 डिग्री पर 6 घंटे से ज़्यादा सहना स्वस्थ व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है, और यह गर्मी और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव एवं स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का एक सूचकांक प्रदान करेगी। इसके अलावा वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। सीधी सी बात है कि अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण भी घट जाएगा ना, चाहे जितनी गर्मी हो, लेकिन वाष्पीकरण फिर भी घट जाएगा। तो भारत पर इसका क्या प्रभाव है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। भारत पर इसका प्रभाव ये है कि यदि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि इसी तरह जारी रहा तो लखनऊ और पटना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के वेट बल्ब तापमान तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि इसी तरह अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ता रहा तो लखनऊ और पटना जैसे शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, जो वेट बल्ब तापमान तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। जबकि भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद ये चूँकि सब तटीय क्षेत्र के शहर हैं, तो इनमें इसके 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के वेट बल्ब तापमान तक पहुँचने का खतरा है। मतलब कि जो आंतरिक जिले हैं उनमें 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर वेट बल्ब जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन जो तटीय राज्य हैं उनमें 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने पर ही वेट बल्ब तापमान की स्थिति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्रों में
आर्द्रता या नमी ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ कम तापमान में ही वेट बल्ब वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आपने समझा कि वेट बल्ब जो प्रभाव है वो क्या है। ये आईपीसीसी की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है और ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। यूपीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों है? जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट, कहाँ पर यह स्थित है? चित्रकूट के रानीपुर में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी प्रदान की है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, ये रानीपुर वाले टाइगर रिजर्व को मिला के। और ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जगह पता होना चाहिए, चित्रकूट में, और ये चौथा है। और देश में 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, सेव टाइगर प्रोजेक्ट। क्या? सेव टाइगर प्रोजेक्ट 1900। तो 2006 तक उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 106 थी, जो 2018 में बढ़कर 173 हो गई। यानी उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या लगभग 70 बाघ बढ़े हैं पिछले 10 से 12 सालों में। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और भारत में इस समय कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में इस समय कुल अब 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और पूरे भारत में बाघों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 2967 तथा विश्व में लगभग 1500 है। यानी विश्व में टोटल टाइगर 4500 है, उनमें से 2967, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो लगभग 60% टाइगर तो सिर्फ भारत में ही है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको याद रखना है ये आंकड़ा 2967, या सीधे सीधे आप इसको 3000 का आंकड़ा मान लीजिए कि 3000, 4500 में से 3000 बाघ भारत में है। और उत्तर प्रदेश में इस समय कितने हैं? 173 बाघ हैं। हालांकि बढ़ गए होंगे, ये 2018 के सेंसस के आधार पर दिया गया है। और तो उत्तर प्रदेश में और बाकी कौन कौन से टाइगर रिजर्व है वो भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से एक तो अभी रानीपुर वाला हमने देख ही लिया, और बाकी के 3 कौन से हैं? दुधवा टाइगर रिजर्व जो लखीमपुर खीरी में है, 1987 में स्थापित किया गया था। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर में है और 2012 में स्थापित किया गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो 2014 में स्थापित किया गया था। तो इस तरह हमने देखा ये उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व रानीपुर के बारे में जो अभी नया स्थापित हुआ है, और बाकी के जो टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में भी हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो टोमेटो फ्लू। कोरोना वायरस के बाद कई सारे नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। बिल्कुल ये नया सा रोग या फ्लू सामने आया है, टोमेटो फ्लू। मई 2022 में केरल का जो कोल्लम जिला है उसमें एक और वायरल बीमारी चपेट में आ गया। कौन सा बीमारी? टोमेटो फ्लू। तो टोमेटो फ्लू है क्या? टोमेटो फ्लू में यह एक प्रकार की दुर्लभ वायरल बीमारी है, ठीक है ना, और जिसके कारण त्वचा पर टमाटर के आकार के फफोले पड़ जाते हैं, बड़े बड़े बिल्कुल लाल टमाटर जैसे फफोले पड़ जाते हैं। तेज़ी से बुखार आता है और बच्चे संक्रमित होते हैं इससे। बच्चों के जो शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, और चकत्ते आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, इसलिए इसे टोमेटो या बुखार या टोमेटो फ्लू के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि यह वायरल बीमारी डेंगू बुखार या चिकनगुनिया के प्रभाव की वजह से है। तो इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें होता है कि टमाटर के आकार के बड़े फफोले पड़ जाते हैं, त्वचा में जलन होती है, शरीर दर्द होता है, बुखार आता है, जोड़ों की सूजन होती है, मतली होती है यानी जी मचलाता है, पेट में ऐंठन होती है, थकान, उल्टी और खांसी आती है। तो ये था टोमेटो फ्लू। कहाँ चर्चा में रहा है? केरल में चर्चा में रहा है, और वायरल बीमारी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मतुआ धर्म महामेला। कौन सा? मतुआ धर्म महामेला 2022। ये मेला क्यों चर्चा में रहा है? तो ये जो मेला है ये पश्चिम बंगाल के मतुआ समाज के धर्मगुरु हरिश्चंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय मतुआ महासंघ की ओर से आयोजित किए गए मतुआ धर्म महामेला को संबोधित किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री किसी मेले का में जाके संबोधन कर रहे हैं तो वो चर्चा में रहेगा, और चर्चा में आएगा तो उसकी विशेषताओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
तो जो मतुआ धर्म महामेला है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल के ठाकुरबाड़ी के श्रीधाम ठाकुर नगर में किया गया था। पश्चिम बंगाल में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और ये किसकी स्मृति में ये मेला किया जाता है या इस मेले का आयोजन होता है? तो ये धर्मगुरु हरिश्चंद्र ठाकुर की स्मृति में किया जाता है। तो धर्मगुरु हरिश्चंद्र ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। धर्मगुरु हरिश्चंद्र ठाकुर ने देश की आज़ादी से पहले के दौर में अविभाजित बंगाल में उत्पीड़ित समाज के दबे कुचले और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। यानी जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था आज़ादी से पहले, तब इन्होंने जो समाज के दबे कुचले और काफ़ी पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। इन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन वर्ष 1860 में ओरकांडी, जो अब बांग्लादेश में है, ओरकांडी नामक स्थान पर शुरू किया था और फिर इसकी परिणति मतुआ धर्म की स्थापना में हुई थी और इन्होंने फिर मतुआ धर्म स्थापित किया था। बांग्लादेश के एक ज़िले से इन्होंने शुरुआत की थी और फिर इन्होंने मतुआ धर्म की स्थापना कर दी थी। और इसके बाद वर्तमान में इस मतुआ धर्म के अनुयायी भारत और बांग्लादेश दोनों जगह हैं, जो एक हिंदू समुदाय है। ऐसे हिंदू समुदाय जो मतुआ धर्म को मानते हैं वो भारत और बांग्लादेश दोनों जगह पर है और लोग हरिश्चंद्र ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते हैं और उन्हें सम्मान से श्री हरिश्चंद्र ठाकुर कहते हैं। तो आपने श्री हरिश्चंद्र ठाकुर के बारे में जाना, जिन्हें लोग भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और मतुआ धर्म इन्होंने स्थापित किया था। और इसी मतुआ धर्म के आधार पर मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है शुक्रयान 1। शुक्रयान 1 जाहिर सी बात है इसरो का मिशन होगा और इसरो के मिशन में क्या खास है कि ये भारत दिसंबर 2024 में शुक्र के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 भेजेगा और यह यान सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा। यानी शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और 2024 में इस पर शुक्रयान 1 इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। भारत ने 2017 में ही शुक्रयान 1 मिशन है इसकी जानकारी दे दी थी कि हम शुक्रयान भेजेंगे। तो 2024 ही क्यों चुना गया? क्या हमारे पास संसाधन नहीं है या हमारे पास अभी हम तैयार नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक खास कारण है 2024 को चुनने का। तो आइए देखते हैं वो खास कारण क्या है। 2024 ही क्यों चुना गया? तो पृथ्वी शुक्र ग्रह से 4.1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और सूर्य की परिक्रमा में यह दूरी बढ़ती और घटती रहती है। यानी कि जब जो सूर्य है इसके चारों ओर ये पृथ्वी और ये शुक्र चक्कर लगाते हैं तो उनमें कभी कभी शुक्र ग्रह यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है तो दूरी बढ़ गई, तो कभी कभी ये नज़दीक में भी आ जाते हैं। तो 2024 एक ऐसा वर्ष है जिसके दिसंबर में ये बिल्कुल नज़दीक में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह ये बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। जब नज़दीक आ जाएंगे तो यहाँ से सैटेलाइट को भेजना आसान हो जाएगा इतनी नज़दीक में। तो इसीलिए 2024 का इंतजार किया जा रहा है। 2024 के दिसंबर में शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाएगी और ये जो इससे अंतरिक्ष यान के लिए सबसे छोटा परिक्रमा पथ तय करना संभव होगा। और अगली बार ऐसा मौका, अगर ये 2024 का मौका हमने छोड़ दिया तो फिर शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक 2031 में आएगा। कब? 2031 में सबसे नज़दीक आएगा। तो हम 2024 का मौका नहीं छोड़ेंगे, इसी में शुक्रयान 1 को लॉन्च करेंगे। इससे पहले कौन कौन से देश शुक्र ग्रह पर अपने मिशन भेज चुके हैं वो भी देख लेते हैं। तो इससे पहले सोवियत रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान, ये सब शुक्र ग्रह पर अपने मिशन भेज चुके हैं। भारत ऐसा करने वाला लगभग 5वां देश बन जाएगा। तो हमने जाना शुक्रयान 1 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक पिंगाली वेंकैया को श्रद्धांजलि क्या है। आप पिंगाली वेंकैया जी के बारे में जानते हैं? पिंगाली वेंकैया जी वो शख्स है जिन्होंने वर्तमान जो झंडा है, हमारा जो तिरंगा है, उसको डिजाइन किया था। इनके बारे में जानते हैं तो 2 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को डिजाइन करने वाले पिंगाली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके इस महान कार्य के लिए 31 जुलाई 2022 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री
ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 अगस्त 2022 को से 15 अगस्त 2022 तक अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाने का आग्रह किया था। यानी कि उनकी जो जन्मदिन है उससे लेकर 15 अगस्त तक सबको कहा गया था कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाइए। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, इसके अलावा 2 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पिंगाली वेंकैया की याद में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। विशेष जो स्मारक डाक टिकट है वो भी जारी किया गया था। और जो राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना करने वाले पिंगाली वेंकैया जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अगस्त 1878 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के भाटलापेनुमरू में हुआ था। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। कब? 1878 को पिंगाली वेंकैया जी ने तिरंगे को डिजाइन किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये आज के महत्वपूर्ण 10 टॉपिक रहे और हमने इसे अच्छे से समझा है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में या फिर अगले सीरीज में। धन्यवाद।